रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग भी। हेलो, हेलो, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिपॉजिट्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। किसी कारणवश हमारी क्लास बीच में ही रुक गई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। तो आई थिंक कि सेक्शन 73, सेक्शन 76, सेक्शन 76 ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डिपॉजिट रूल्स। अच्छा, एग्जाम्पशंस भी हो गए थे ना। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है अपन को, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आज की क्लास के अंदर। चलिए, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, और इसका टेस्ट रहने वाला है तुम लोगों का। अभी काफ़ी टाइम पहले तुम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे तुम लोगों का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, सारा ठीक है। 60 मार्क का टेस्ट रहेगा वो, और चैप्टर नंबर 1 से सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 148, जिस दिन मैंने बोला कि 148 खत्म हो गया उसके नेक्स्ट डे टेस्ट रहेगा, तो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि तुमको बाद में समय कम मिलेगा व्हेन यू स्टार्ट विद द अदर सब्जेक्ट्स। चलो देखते। डिपॉजिट रूल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स हम लोग पढ़ने वाले। प्रोविजंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ के ख़त्म कर दिया था। देखिए यहाँ पे, सर रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल लेवल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक रूल्स, और अगर स्टेट लेवल एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स। रूल्स में बेसिकली क्या दिया रहता है? फर्स्ट लेक्चर याद है? रूल्स में बेसिकली क्या दिया रहता है? प्रोसीजर वगैरह दिए रहते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी ऑन दी प्रोविजंस। अभी तुम एक चीज़ में तुमको समझा दो, देखो जैसे अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा डिपॉजिट्स के बारे में सेक्शन 73 में, 76 में, 76 ए में, तो वहाँ पे कहीं पे तुमने ये नहीं पढ़ा है कि डिपॉजिट एक कंपनी कितने समय के लिए एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे तुमने ये नहीं पढ़ा कि कंपनी डिपॉजिट कितने समय के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। फिर तुमने नहीं पढ़ा कि कंपनी कितने लिमिट तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मिसिंग। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जो प्रोविजंस में जिन चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय वे ऑफ मेकिंग रूल्स, एंड मोर और लेस रूल्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस गिवन अंडर द सेक्शंस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 3 से। अ कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट which is payable on demand. Company shall not accept or renew any deposit which is payable on demand or which is repayable upon receiving a notice. So deposit can never be payable on demand, or deposit cannot be payable repayable on notice. तो ऐसा एक लिख लो, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, deposits can never be payable on demand. Deposits can never be payable on demand or payable upon a notice. ठीक है, नेक्स्ट। मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर रहेगा 36 मंथ्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मिनिमम टेन्योर रहेगा 6 मंथ्स। हाउएवर अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट सच short term deposits which are repayable earlier than 6 months from the date of acceptance of such deposits, subject to the fulfillment of following conditions.
नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है कि मिनिमम टेन्योर रहने वाला है 6 महीने, मैक्सिमम टेन्योर रहने वाला है 36 महीना. हाउएवर इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स, एक कंपनी को अलाउड है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स even for a period of up to 3 months, provided the amount to be accepted as deposit in such case must not exceed what 10% of aggregate of paid up share capital plus free reserve plus securities premium account. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों के साथ किया हुआ है. बोलो ठीक है. अब आ जाएंगे हम लोग सीलिंग लिमिट के ऊपर. अब हम लोग बात करेंगे सीलिंग लिमिट्स के ऊपर. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कंपनी. एलिजिबल कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. तो एलिजिबल कंपनी कौन सी थी बेटा? एनी पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 100 CR और टर्नओवर ऑफ 500 CR. ठीक है. हम लोग नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे थे एज पर दी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, है ना, इफ यू रिमेंबर. और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेटवर्थ हम लोग चेक कर रहे थे. तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है एलिजिबल कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, और ब्रैकेट में विच इज़ एलिजिबल. मैं बात कर रहा हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, ब्रैकेट में विच इज़ एलिजिबल. तो देखिए क्या सीलिंग लिमिट है. they can accept deposit up to the limit of 10% of aggregate of paid up share capital and free reserve and securities premium account from the members. Deposits from public 25% of the paid up capital plus free reserve plus securities premium account. ठीक है. So this is the eligibility requirements, है ना. This is the eligibility requirements, या सॉरी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. चलो फिर से, एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. मेंबर से मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है. सर ऐसा हो सकता है क्या? तो ओवरऑल लिमिट कितना है? ओवरऑल लिमिट कितना है? 35%, है ना, ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. लेकिन ओवरऑल लिमिट के अंदर जो ये बाइफर्केशन है 10 और 25 का, ये भी इंश्योर करना रहेगा. अच्छा सर, ये जो सीलिंग लिमिट है, ये सीलिंग लिमिट एक बार में एक्सेप्ट करने के लिए है या ओवरऑल सीलिंग लिमिट है? ये ओवरऑल सीलिंग लिमिट है. इसका मतलब कि एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% of paid up share capital plus free reserve plus securities premium account from its members, as well as up to the limit of 25% of paid up share capital plus free reserve plus securities premium account from the general public. ओवरऑल सीलिंग लिमिट है 35%. ठीक है. अब 35 में ऐसा नहीं हो सकता कि 12% मेंबर से कर लिया और 23% जनरल पब्लिक से कर लिया. ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है. मेंबर से 10%, जनरल पब्लिक से 25%. किसका? तो यहां पे मैं बोल रहा हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसका मतलब कि अगर कंपनी ने पास्ट में कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, प्लस कंपनी कोई डिपॉजिट प्रपोज कर रही है एक्सेप्ट करने के लिए, तो पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब देखो पास्ट है मान लो 100 करोड़ तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, 40 करोड़ को और कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टोटल कितना हो गया? 140 करोड़. कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो 140 करोड़ है किससे ज़्यादा नहीं है. 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. आई होप ये क्लियर है आपको. ठीक है. फिर जो इंडिविजुअल लिमिट है 10 और 25 का, कंपनी इसको भी क्या नहीं कर सकती, ब्रीच नहीं कर सकती. ठीक है. चलो आगे. ओके. फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं एलिजिबल कंपनी विच इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी.
आई होप आप सबको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन मालूम है. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच at least 51% of the paid up share capital is held by either central government or state government or combination of both central government and state government. फिर any subsidiary of government company shall also be considered as government company. फिर if a company has issued equity shares with differential voting rights, then the word paid up share capital will be replaced by the word voting rights. है ना. तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है, एलिजिबल कंपनी है और एंड विच इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, तो ऐसा कोई पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है प्लस जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा या टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा, तो उन कंपनी के ऊपर देखो इंडिविजुअल बाइफर्केशन नहीं है. वहाँ पे 10 और 25 था ना, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल बाइफर्केशन नहीं है. यहाँ पे टोटल क्या बोला, 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे, एग्जाम में इट ऑफन क्रिएट्स कंफ्यूजन. ठीक है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी 10% मेंबर से, 25% जनरल पब्लिक से. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो वहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है. तो वहाँ पे 12 और 23 हो सकता है क्या, हो सकता है. 15 और 20 हो सकता है क्या, हो सकता है. इज इट क्लियर. अगर वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी. लास्ट पेज आपने बैकअप किया है. ओके. देन अ स्पेसिफाइड IFSC कंपनी. IFSC कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था. IFSC कंपनीज कौन सी, जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं IFSCs में, है ना. और अ प्राइवेट कंपनी. IFSC पब्लिक कंपनी मतलब विच आर लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स. Such companies which are located in international financial service centers or any private company can accept deposits from its members, है ना, up to the limit of 100% of its paid up share capital plus free reserve and securities premium account. कोई दिक्कत. तो प्राइवेट कंपनीज के लिए लिमिट कितना है, 100% of its paid up share capital plus free reserve प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एंड प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, फ्रॉम द जनरल पब्लिक, है ना. प्राइवेट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स. चलो आगे. नेक्स्ट है एनी कंपनी अदर देन IFSC पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. एनी कंपनी अदर देन IFSC पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनी. तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज कवर होंगी, सोचो थोड़ा सा. ऊपर कौन कौन सी कवर हो गई, एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ नॉट गवर्नमेंट, वो कवर हो गई. प्राइवेट कंपनीज कवर हो गई. तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज आएंगी, पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट एलिजिबल. पब्लिक कंपनी हुज टर्नओवर इज लेस देन 500 करोड़ और हुज नेटवर्थ इज लेस देन 100 करोड़. क्लियर है. तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे किसकी बात की गई है, पब्लिक कंपनी विच आर not eligible, public companies which are not eligible. ठीक है. इनके लिए लिमिट देखिए, कोई बाइफर्केशन नहीं है. 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. और ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं किससे, ओनली फ्रॉम दी मेंबर्स. इज इट क्लियर. चलो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना. अभी मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना तो भी याद होने, अभी याद होने वाला है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, लिमिट इज 10% फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम द जनरल पब्लिक. एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, 35% of its paid up share capital plus free reserve plus securities premium account. IFSC companies or a private company up to the limit of 100% of its paid up share capital plus free reserve plus securities premium account from members. Public company which is not eligible, 35% of its paid up share capital plus free reserve plus securities premium account from मेंबर्स. लिख लो ये 4 स्टेटमेंट्स. बुक में जगह नहीं है तो नोटबुक में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, तो इट विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स.
कोई अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो वो भी लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। यहाँ तक लिखो एक बार पहले। डन। यस, डन विद दिस। चलो आगे देखो। अब अपन पढ़ेंगे, देखना यहाँ पे, नो लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। इन कंपनीज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। किन से? तो फ्रॉम द मेंबर्स। अभी जो फॉलोइंग कंपनीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन कंपनीज के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन सी कंपनीज है सर? तो बोला कोई भी प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप कौन सी थी कंपनी थी? जैसे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुई है विथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन, DIPP, याद है? तो ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स विदाउट एनी लिमिट। मतलब दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इवन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ईजी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। तो बोला पहले तो वो स्टार्टअप है, दूसरा कोई प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, इट इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, या उस कंपनी का बोरोइंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crore विच एवर इज लोअर, प्लस कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, ठीक है, रीपेमेंट्स में एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, लिख देता हूँ, फॉलोइंग कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स विदाउट एनी लिमिट, है ना। फॉलोइंग कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स विदाउट एनी लिमिट। तो इसमें फॉलोइंग कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी? पहला, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो रजिस्टर्ड हुआ है एज अ स्टार्टअप, है ना, विद इन 10 years of its incorporation, within 10 years of its incorporation, पहला पॉइंट।
दूसरा, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी का सब्सिडरी नहीं है या किसी का एसोसिएट नहीं है ना। दूसरा, जिसके बोरिंग्स इज अप टू, जिसकी बोरिंग्स इज अप टू कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, और ₹50 CR होगा, है ना, 50 CR, विच एवर इज लोअर। प्लस कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टिंग ना हो, कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टिंग ना हो, किसमें, इन दी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टिंग ना हो इन दी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। कब, वेरी गुड, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो आई होप ये सबको क्लियर है, सीलिंग लिमिट, ठीक है सर। एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी 10 और 25, एलिजिबल पब्लिक कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी 35, ठीक है। स्पेसिफाइड IFSC कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज 100%, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी 35%, है ना। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी कितना, 35%। फिर ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है फॉर दी फर्स्ट 10 years ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, नो लिमिट्स। ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी, या जिसका बोरिंग्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 crore विच एवर इज लोअर, प्लस कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ठीक है। चल दूं आगे, डन, ओके। तो ये चैप्टर अभी तक तुमको इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? चैप्टर इज इजी अपार्ट फ्रॉम दी definition given under section 2 clause 31. How many clauses were there? हाँ, कितने याद हो गए? 26 याद हो गए, वेरी नाइस। बाकी लोग चल रही है, सारे नहीं हुए, ओके, कोशिश करो सारे याद हो जाए। देखिए नेक्स्ट, डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम, ये भी मैंने तुमको बताया था कि जॉइंट नेम में डिपॉजिट्स सब एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, प्रोवाइडेड जो जॉइंट डिपॉजिट होल्डर्स है दे मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 3 in numbers, ठीक है, बता दिया था ये मैंने, ओके। फिर उसके बाद है नो राइट्स ऑफ कंपनी टू ऑल्टर दी टर्म, बोला एक बार जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट्स क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, है ना। कंपनी कैन नॉट चेंज और ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वंस इट हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड बी पेबल, ये मैंने बताया था आपको, डिपॉजिट पे कंपनी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे कर सकती है, जो RBI ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, किनके लिए, NBFCs के लिए। RBI ने जो NBFCs को मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब किया हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उससे ज़्यादा रेट से कंपनी क्या नहीं कर सकती, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकती। प्लस अ कंपनी शैल नॉट पे ब्रोकरेज ऑन एनी डिपॉजिट्स एट अ रेट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज प्रेस्क्राइब बाय RBI फॉर NBFC. A person shall be entitled to receive brokerage from a company only if he is authorized in writing by a company to solicit. Solicit का मतलब क्या होता है, to invite the investors. Solicit deposits on behalf of the company and deposits are actually received by the company through him. तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको नोट करने के लिए। पहला, जो मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज पेबल होगा किसको, सॉलिसिटर को। चलो फिर से बोलो एक बार, जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होगा, बोलो सॉरी, मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज पेबल होगा, दैट मस्ट नॉट एक्सीड
rate of brokerage prescribed by RBI for NBFCs. एंड ब्रोकरेज तभी पेबल होगा जब कंपनी ने किसी ब्रोकर को ऑथोराइज किया हो इन राइटिंग, एंड वो ब्रोकर के थ्रू, बोलो एंड, जल्दी बोलते रहो, वो ब्रोकर के थ्रू कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, वो ब्रोकर के थ्रू कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है सर. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कितना है? मैक्सिमम रेट जो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है एनबीएफसीज के लिए. ऐसा क्यों? मैंने बताया था रीजन फर्स्ट लेक्चर में, टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स. नहीं तो अपन बैंक के पास में जाकर के कहाँ जाएं. ओके. उसके बाद रेटिंग्स विथ डिपॉजिट, विथ रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट. ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो चाहे सर्कुलर इशू करे या कंपनी चाहे एडवर्टीजमेंट इशू करे, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करवाना था, है ना, फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो उन रेटिंग्स का क्या करना रहेगा, कंपनी को रिवाइज, मतलब वो रेटिंग्स बार बार रिवाइज होना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. ठीक है, क्योंकि रेटिंग्स किसके ऊपर बेस्ड है? कंपनी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे. एंड जो कंपनी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं दैट में चेंज वंस इट हैज ऑब्टेन दी रेटिंग. मान लो कि एक साल पहले बढ़िया काम कर रही थी, बढ़िया रेटिंग था, एक साल के अंदर काम खराब हो गया है, कुछ फ्रॉड्स हो गए या एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो वहाँ पे फिर रेटिंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा. रेटिंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो कंपनी के रीपेमेंट कैपेसिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. इज इट क्लियर सबको? नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ सर्कुलर. चलिए अब यहाँ पे आ जाइए. रूल नंबर 4, every company which intends to invite deposits from its member shall issue a circular in form DPT-1 to all its members by registered post with acknowledgement due or speed post or by an electronic mode. ठीक है. The date of dispatch of circular to the member shall be deemed to be the date of issue of circulars to the member. हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि कंपनी को एक सर्कुलर भेजना रहेगा किसको, मेंबर्स को, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, जिसमें क्या कंपनी मेंशन करती है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. याद है कुछ? ओके. तो सर्कुलर भेजना है कंपनी को आइदर थ्रू स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. In addition to issue of such circulars to all the members, the circular may also be published in the English language in the English newspaper and in vernacular newspaper in a vernacular newspaper having nationwide circulation in the state where the registered office of the company is situated. कोई दिक्कत यहाँ पे? Next, then the company shall obtain a certificate from the statutory auditor of the company. क्या सर्टिफिकेट? ये भी अपन लोगों ने देखा था, नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट था. नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेशन याद है कि कंपनी ने टिल डेट मतलब जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जा रही है, एज ऑन द डेट कंपनी के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टिंग नहीं है. और अगर कोई डिफॉल्ट किया था तो दैट डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड एंड 5 years हैज इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द डिफॉल्ट गुड. यहाँ पे 5 साल है, कहीं कहीं पे 3 साल की लिमिट है. कहाँ पे था 3 साल का लिमिट? चलो सोचते रहना घर जा करके. देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए बोला तुम लोगों को डायरी मेंटेन करो. डायरी जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, फिर खिचड़ी बनेगा दिमाग के अंदर. डिपॉजिट का प्रोविजन तुम डिबेंचर्स में लिखोगे, डिबेंचर्स का प्रोविजन तुम शेयर कैपिटल में लिख दोगे, मेंबर्स का प्रोविजन तुम डायरेक्टर्स में लिख दोगे. ठीक है. सो प्लीज मेंटेन करो वो डायरी. फिर लिमिट्स याद करने में भी तुमको दिक्कत आएगा, फॉर्म नंबर याद करने में दिक्कत आएगा. और जब अपन का बैच चल रहा है ना, तभी साथ साथ ही आप ये चीज़ कर सकते हो. आप सोचो कि भाई बाद में बैठ करके सारी चीज़ें एक बार लिखे, कभी नहीं होगा वो, तुम्हारा अटेम्प्ट भी आ जाएगा. एवरी एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक शैल इशू अ सर्कुलर. ये तो अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देखो, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है कंपनी, तो सर्कुलर इशू कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट.
और अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो वहाँ पे कंपनी क्या इशू करती है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट रहेगा, फॉर्म नंबर रहेगा DPT-1 और एडवर्टीजमेंट रहेगा इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन एज वेल एज इन 1 vernacular newspaper of the area where the registered office of the company is situated. ठीक है, plus every eligible company intending to invite deposit from public shall place the circular on the website of the company if any. ठीक है, एडवर्टीजमेंट कंपनी अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करेगी। न्यूज़पेपर में पब्लिश किया ऊपर वाले पैराग्राफ में, इट विल ऑल्सो बी पब्लिश ऑन दी। और एक चीज़ इंश्योर करना रहेगा कि वो जो सर्कुलर है या वो जो एडवर्टीजमेंट है इट मस्ट बी इशूड ऑन द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि कल को अगर टर्म्स या उसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन गलत पाए गए तो अपन पढ़ के आए सेक्शन 76A, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट अलॉन्ग विद द कंपनी शैल बी हेल्ड लाइबल फॉर द पेनल्टी, है ना। The circular or circular in the form of advertisement issued shall be valid till the expiry of 6 months from the date of closure of financial year in which it is issued, and the date or the date on which the financial statement is laid in the AGM. Financial statement AGM में कब रखते हैं, क्यों रखते हैं? For the purpose of adoption. Very good. Or where the AGM has not been held, the latest day on the AGM should have been held. Latest date क्या है AGM होल्ड करने का? 30th September. Okay. Have been held in accordance with the provisions of the act whichever is earlier. वो जो सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट कंपनी ने इशू किया है उसकी वैलिडिटी बताइए यहाँ पे। कंपनी ने जो सर्कुलर इशू किया है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, उसकी वैलिडिटी कितनी? 6 महीने। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो वो भी 30 सितंबर ही आ रहा है, या 30 सितंबर से पहले कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो गया तो दैट डेट विल बी कंसिडर्ड। कंपनी ने अगर AGM करा ही नहीं है तो 30th September will be considered because that is the last date. Is it clear? Next, a fresh circular or in the form of advertisement shall be issued in each financial year for inviting deposit during that financial year. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? जब भी कंपनी, अगर कंपनी अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो कंपनी को अलग अलग सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि सर्कुलर की वैलिडिटी है 6 महीने। क्या मतलब है इसका? हाँ, वेरी गुड। 6 मंथ्स के बाद अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है वापस तो कंपनी को क्या करना रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो अपन लोगों ने देखा था कि जनरली क्या होता है, कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो मोस्टली वो डिपॉजिट्स क्या होने चाहिए, क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। और जब वो सिक्योर्ड कैसे होंगे? बाय वे ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स एसेट्स, है ना। फिर चार्ज क्रिएट किया तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। याद है? फिर 30 और 60 वाला प्रोविजन वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फिर यहाँ पे क्या था, हाँ, अगर कोई पार्टली सिक्योर्ड है तो विल बी कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड। बस वही प्रोविजन है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, सिक्योरिटी कैन ओनली बी क्रिएटेड ऑन टेंजिबल एसेट्स, है ना। इन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करके कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद पढ़िए अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। तो डिवेंचर ट्रस्टी क्या? डिपॉजिट ट्रस्टी कंपनी को कब अपॉइंट करना है? स्पेशली व्हेन कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक।
और जनरल पब्लिक से कौन कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है? पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 CR और टर्नओवर ऑफ 500 CR सॉरी। देखिए, a company shall not issue any circular or advertisement inviting secured deposits unless the company has appointed one or more trustee for the depositors. A written consent shall be obtained from the trustees for depositors before his or their appointment. देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा इन एवरी केस व्हेन द कंपनी इज इशूइंग secured deposits या company is accepting secured deposits whether from the public or members। तो दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, डिपॉजिट ट्रस्टी एज द नेम सजेस्ट क्या नहीं होना चाहिए? कंपनी से वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स इशू करेगी या एक्सेप्ट करेगी, उससे पहले कंपनी को हर केस में अपॉइंट करना पड़ेगा एक डिपॉजिट ट्रस्टी, एंड डिपॉजिट ट्रस्टी इज बीइंग अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखिए, अ स्टेटमेंट शैल अपीयर इन द सर्कुलर or circular in the form of advertisement with reasonable prominence to the effect that the trustee for depositors has given their consent to the company for being appointed। जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका रिटर्न कंसेंट लेना, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म DPT2 at least 7 days before the issuing circular or circular in the form of advertisement। तो जिस दिन आप स्टेटमेंट भेज रहे हो, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट भेज रहे हो, या जिस दिन आप एडवर्टाइजमेंट इशू कर रहे हो, उससे कम से कम 7 दिन पहले आपको क्या करना है? 7 दिन पहले आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है। और यहाँ पे भी डिपॉजिट ट्रस्टी को जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसके साथ कंपनी क्या कर रही है? एक ट्रस्ट डीड में एंटर कर रही है। ट्रस्ट डीड में क्या दिया रहेगा? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनी एज वेल एज डिपॉजिट ट्रस्टी। ठीक है, ओके। कौन कौन नहीं हो सकता डिपॉजिट ट्रस्टी? इफ दैट पर्सन इज अ डिपॉजिटर इन अ कंपनी, इफ ही इज अ डायरेक्टर, KMP और एनी अदर ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, वही सारे पॉइंट्स है। इफ ही इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, उसने कंपनी से पैसा ले रखा है या कंपनी से पैसा मांगती है, उसका कोई पिक्यूनरी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है। मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप को यहाँ पे शायद डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो आप तो ऐसा मान के चलो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कंपनी से अदर देन दी रेम्यूनरेशन टू एक्ट एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। और इफ ही हैज गिवन एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स accepted by the company or interest thereon। ठीक है, फिर बोला पॉइंट नंबर B, वो ना तो कोई डिपॉजिटर होना चाहिए और ना ही डिपॉजिटर का कोई रिलेटिव होना चाहिए, ना तो डायरेक्टर होना चाहिए, ना डायरेक्टर का रिलेटिव होना चाहिए, ना KMP होना चाहिए, ना, या तो एक काम करो यहाँ पे इज अ डिपॉजिटर और लिख लो और देयर रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है? बोलो, डिपॉजिट रिलेटिव्स का डेफिनेशन कहाँ पढ़ाया था मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 77। हाँ, वेरी गुड, सेक्शन 2 क्लॉज 77। ठीक है, प्लस वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, KMP नहीं होना चाहिए, कंपनी का कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या उनका रिलेटिव्स भी नहीं होना चाहिए। डन।
चलो आगे। सर डिपॉजिट ट्रस्टी का रिमूवल, डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम तुमने किस में मेंशन किया था? एडवर्टीजमेंट में। उसका अपॉइंटमेंट कब किया था? 7 दिन पहले। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। कब अपॉइंट किया था? जब आप सिक्योर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब बात कर रही है उसकी रिमूवल की, क्या उसको रिमूव किया जा सकता है? नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफिस टर्म एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके रिमूवल के लिए। अब यूनानिमस रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं दे ऑल मस्ट गिव देयर कंसेंट। लिख लो एक बार यूनानिमस रिजोल्यूशन का मतलब। जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं, जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं दे ऑल मस्ट गिव देयर कंसेंट। They all must give their consent. ठीक है, डन। नेक्स्ट, और फर्दर इन केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है तो उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहना चाहिए। तो अपन ऐसे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी कब? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिस। रिमूवल ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दूंगा मैं। कंपनी हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा कंपनी नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यही है। अगर कंपनी नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय वे ऑफ पासिंग एन यूनानिमस बोर्ड resolution. It can be removed by passing an unanimous board resolution. कंपनी हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो यहाँ पे भी यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। प्लस क्या चाहिए? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर must be present in such board meeting. At least one independent director must be present in such board meeting. So this is the provision. ठीक है। अच्छा, अब डिपॉजिट ट्रस्टी का ड्यूटीज आपको दिया हुआ है रूल 8। तो इन जनरल अगर सोच के देखो कि डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या काम होना चाहिए, डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट कब किया था? बिफोर इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। तो डिपॉजिट ट्रस्टी का सबसे पहला काम है कि वो इंश्योर करेगा कि सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है जो कि सही ना हो। इज इट क्लियर? फिर वो चेक करेगा कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते समय कोई भी प्रोविजंस को ब्रीच नहीं कर रही है। प्लस वो इंश्योर करेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स है। ठीक, मैंने बोला प्रोविजंस ब्रीच नहीं करेगी। तो प्रोविजंस ब्रीच नहीं करने में क्या क्या चीज़ें हैं? मान लो सिक्योरिटी क्रिएट किया है
एसेट्स पे, तो उन एसेट्स को किसी और को ना बेच दे। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करे, है ना? कितना पैसा ट्रांसफर करना था? 20% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग एट द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो ये कुछ कंप्लाइंसेस है। फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इशू किया है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपनी कंप्लाई करे, चेंज नहीं करे, ये भी इंश्योर करेगा। फिर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया तो ही विल टेक ऑल दी नेसेसरी स्टेप्स, किसके लिए? टू इंश्योर कि जिन एसेट्स पे डिपॉजिट होल्डर्स के फेवर में चार्ज क्रिएटेड था, उन एसेट्स को अपने पोजीशन में ले ले फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, और 3-4 पॉइंट्स ऐसे लिख लिए, फिर कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लोगे। टू कैरी आउट सच अदर मेजर्स विच मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला मैं? टू टेक सच अदर मेजर्स which may be necessary for the purpose of protecting the interest of deposit holders of the company. Is it clear? ठीक है, तो इस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है? मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अपन ने वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ इसके प्रोविजन कुछ तो मिलते जुलते हैं किससे? रूल 18 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 से। ये सुनो, कुछ प्रोविजंस मिलते जुलते हैं। वहाँ पे भी डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग बुलाता था डिबेंचर होल्डर्स की, अगर हाँ ऐसा कुछ था। देखो यहाँ पे कंपनी डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी विल कॉल द मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स इफ डिपॉजिट ट्रस्टी रिसीव्स एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय एटलीस्ट या फ्रॉम एटलीस्ट डिपॉजिट होल्डर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स, या कंपनी में कोई ऐसा इवेंट हो गया, या कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है? या ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो रहा है या होने वाला है जो डिपॉजिट ट्रस्टी को लगता है में अफेक्ट दी रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ कंपनी, तो सारी सिचुएशन में डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करेगा? मीटिंग कॉल करेगा डिपॉजिट होल्डर्स का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, रूल नंबर 3 से लेकर के, ठीक, रूल नंबर 3 से लेकर के रूल नंबर 9 तक एक बार रीड करना है। यू नीड टू रीड इट, उसके बाद हम लोग आगे जा पाएंगे। प्लीज रीड करिए इसको। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।
हेलो, मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स तक हो गया था. नाउ कम टू रूल नंबर 10. A company shall not accept or renew any deposits, whether secured or unsecured, unless an application in such form as specified by the company is submitted by the intending depositors for the acceptance of such deposits. कोई दिक्कत यहाँ पे? कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी या रिन्यू नहीं करेगी कोई भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जब तक उसके लिए स्पेसिफिकली कंपनी को क्या नहीं मिला हो, एप्लीकेशन नहीं मिला हो फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर्स. And the application shall contain a declaration by the intending depositors to the effect that the deposit is not made out of the money borrowed by him from any other person. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसा कुछ मिलता जुलता प्रोविजन आपने पढ़ा था, है ना? तो आप फंड्स बोरो करके क्या नहीं कर सकते? डिपॉजिट नहीं कर सकते. हेलो हेलो, फंड्स बोरो करके डिपॉजिट्स नहीं कर सकती कंपनी. नेक्स्ट, नॉमिनेशन. ये सिंपल है, डिपॉजिटर को क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेट करना पड़ेगा. ऐसा ही कुछ प्रोविजन अपन ने सेक्शन नंबर 72 में भी पढ़ा था. नॉमिनेशन से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि अगर कल को डिपॉजिट होल्डर का डेथ हो गया तो पैसा किसको मिलेगा? तो पैसा उसको मिलेगा जिसका नाम है दिया गया एज अ नॉमिनी. क्या नॉमिनेशन मैंडेटरी है? आंसर इज नो. ठीक है, अगर नॉमिनी का नाम मेंशन नहीं है तो इट विल बी गिवन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ डिपॉजिट्स रिसिप्ट टू डिपॉजिटर्स. जब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, रिन्यू कर रही है डिपॉजिट्स, तो वहाँ पे कंपनी विल फर्निश टू द डिपॉजिटर्स अ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी. कोई दिक्कत? सच रिसीट्स शैल बी फर्निश टू द डिपॉजिटर्स विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट और ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक और डेट ऑफ रिन्यूअल. कंपनी को एक डिपॉजिट रिसीट इशू करना है 21 दिन के अंदर. 21 दिन कहाँ से? आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक. अब वो रिसीट्स में सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, डिपॉजिट होल्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन, कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन से डेट को अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेबल है. ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी covered in the deposit receipts to be issued by company to the deposit holders. कब? at the time of accepting the deposit or the time of renewal of deposits. Such deposit receipts are required to be issued within a period of 21 days. फिर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था पहले से. कंपनी को रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना है एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. फिर मैंने बताया था कि रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में वही सारी डिटेल्स हैं, डिपॉजिट होल्डर को लेकर के, टेन्योर को लेकर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के. फिर मैंने बोला था कि डिपॉजिट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के इंस्पेक्शन का राइट्स मेंबर्स को नहीं है, क्योंकि एमसी का एक नोटिफिकेशन था जिसमें कहा गया था कि रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स टू बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एक्सेस का राइट्स मेंबर्स के पास नहीं होता है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एक्सेस का राइट्स होता है कंपनी के डायरेक्टर्स के पास. तो डायरेक्टर्स कैन हैव एक्सेस टू रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट. ये लाइन लिख लो, लिखा नहीं होगा रूल में, ऐसा लिख लो एक ऑनलाइन. मेंबर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स. cannot be inspected by members. मेंबर्स इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स कर सकते. ठीक है, चलो आगे. नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. ये इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 16.
वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनुअल कंप्लाइंस है जो कंपनी को करना ही पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। एवरी कंपनी, हर कंपनी शैल ऑन और बिफोर क्या 30th जून ऑफ एवरी ईयर, एवरी कंपनी शैल ऑन और बिफोर 30th जून ऑफ एवरी ईयर फाइल करेगा रजिस्ट्रार के साथ अ रिटर्न इन फॉर्म DPT-3 अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस। अब देखो ये जो रिटर्न है ना, कब फाइल करना है? 30 जून तक। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन 31 मार्च तक का स्टेटस अपडेट करते हैं ROC को कि 31 मार्च तक कंपनी ने कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, उसमें से कितने का रिपेमेंट ड्यू है, जो भी रिपेमेंट ड्यू है उसमें से कितने का रिपेमेंट कंपनी ने एक्चुअली कर दिया है। तो ये सारी डिटेल्स कवर करेगा एक कंपनी इन देयर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। कब फाइल करने? 30th जून ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें रहेंगी। सच रिटर्न शैल कंटेन द इन्फॉर्मेशन एज ऑन 30th डे ऑफ March of that year. Such return shall be duly audited by the auditor of the company and a declaration shall be submitted by the auditor in form DPT-3. And in case the company is a company other than government company, company is a company other than government company, तो मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया कि उस रिटर्न का क्या कंटेंट रहने वाला है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, डन। रूल नंबर 16 बोलो बेटा, चल दूं आगे। उसके बाद है डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रूल 16A। एवरी कंपनी अदर देन अ प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, every company other than a private company shall disclose in its financial statements by way of notes about the money which they have received from directors. तो जो पैसा कंपनी को डिपॉजिट के फॉर्म में मिला है डायरेक्टर्स से, उसका डिस्क्लोजर कंपनी को देना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट। लिख लो, ऐसा लिखो। जो पैसा कंपनी को मिला है डायरेक्टर से, जो पैसा कंपनी को मिला है डायरेक्टर से, अब यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट। उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर और रिलेटिव्स दोनों कवर्ड थे, पब्लिक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर वॉज कवर्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, अगर प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ने कोई पैसा एक्सेप्ट किया एज अ डिपॉजिट आइदर फ्रॉम द डायरेक्टर और रिलेटिव, तो उसका डिस्क्लोजर उनको देना पड़ेगा इन द नोट्स टू अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ऊपर वाले पॉइंट में अदर देन प्राइवेट कंपनी था, तो डायरेक्टर से रिसीव्ड अमाउंट का डिस्क्लोजर देना है। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर ने वो डिपॉजिट दिया हो, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दिया हो, नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड्स एंड आउट ऑफ हिज ओन फंड्स। सिंपल है, ओके। पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डिपॉजिट ड्यू फॉर रीपेमेंट है और कंपनी ने रीपे नहीं किया, तो जो भी डिले है
इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, वो डिले पीरियड के लिए कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चलो आगे। सेक्शन नंबर ना 74, इसको लिख लो कि नहीं पढ़ना है। सेक्शन 74 नहीं पढ़ना है बेटा जी, अभी रिलेवेंसी नहीं रहा है सेक्शन का। देखो कंपनीज एक्ट 2013 आया था ना, 2013 से पहले जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो कंपनीज एक्ट यहाँ पे सेक्शन 74 में बोला था कि जो एक कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया अंडर कंपनीज एक्ट 1956, हाउ दोज डिपॉजिट्स विल बी कैरिड ऑन एंड कंटिन्यूड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी जो टाइम लिमिट वगैरह दिया था वो सब भी ऑलरेडी एक्सपायर हुए, काफ़ी साल हो गए, तो इट इज़ नॉट ऑफ एनी रिलेवेंसी, सेक्शन नंबर 74। ठीक है, चलो आगे, सेक्शन नंबर 75। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक तुम लोगों का रह गया है, वो है नोट्स में सारी चीज़ें कवर्ड हैं क्या? सब पढ़ लिया नोट से पढ़ने? प्री मेच्योर्ड पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, मैंने बताया था क्या होता है उसमें। प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, सॉरी। देखो लिखा है यहाँ पे, there is a reduction of 1% of rate of interest payable for certain deposits, such as when the company makes a repayment of deposits after 6 months of expiry of deposits but before the expiry of acceptance of date of deposits। संस्कृत जैसा लग रहा है, but this is not applicable if repayment is solely to comply with the terms and conditions of these rules. This is not applicable to the application that was made during the period of emergency. However, if company allows the depositors to renew the deposits before the expiry to avail a higher interest, then the company should pay interest at a higher rate if the depositors renews the deposits in accordance with these rules for longer than the unexpired period. चलो मैं लिखवाता हूँ, एक बार लिखिए। Premature repayment of deposits, premature repayment of deposits, लिखो, when a company
when a company makes repayment of deposits, when a company makes repayment of deposits on the request of deposit holders, after the expiry of 6 months from the date of deposits, but before the expiry of time period, for which deposits were accepted, then in such cases the rate of interest payable on such deposits shall be reduced by 1% from the rate which the company would have paid for the period for which such deposits had actually run. समझ में आया तुमको? मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 32 मंथ्स, है ना? और अगर कंपनी डिपॉजिट होल्डर के रिक्वेस्ट पे, सुनना बेटा ध्यान से, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया यहाँ पे फॉर 32 मंथ्स एंड डिपॉजिट होल्डर के रिक्वेस्ट पे या डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे कंपनी इसका पेमेंट कर रही है लेट्स से 30 मंथ्स में, ठीक है? पेमेंट कर रही है किसमें? 30 मंथ्स में। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल था वो 1% से रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय, मान लो ये कंपनी ने प्रॉमिस किया था 10% देने के लिए, तो पहले कंपनी अगर मेच्योरिटी भी पे करती तो 10% देती 32 महीने के लिए। अब कंपनी 10% देगी नहीं, 9% देगी। कितने के लिए? 30 महीने के लिए। प्लेन इतना तो अपन को समझ में आया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, पुनीत से पूछो। एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर रीपेमेंट पीरियड 6 मंथ्स से ज़्यादा है तो उसको पूरा साल कंसिडर किया जाएगा।
नहीं समझ में आ रहा है, बताऊंगा, समझ पहले सुनो मेरे को। या अगर रीपेमेंट पीरियड 6 महीने से कम है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, दैट विल बी इग्नोर्ड। सर ये वाला एग्जाम्पल ले लो वापस। कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था 32 मंथ्स के लिए। डिपॉजिट होल्डर ने रिक्वेस्ट किया कंपनी को टू मेक दी रीपेमेंट आफ्टर 15 मंथ्स। आफ्टर 15 मंथ्स, तो यहाँ पे देखो एक पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा, 12 महीना, 12 महीने के ऊपर कितना है, 3 महीने। क्या 3 महीने 6 महीने से कम है? तो यहाँ पे 12 महीने का ही ब्याज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मान लो कि 19 मंथ्स के बाद डिपॉजिट होल्डर ने क्या बोला, टू मेक द रीपेमेंट। 19 मंथ्स के बाद डिपॉजिट होल्डर ने बोला टू मेक दी रीपेमेंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 12 महीने, एक साल निकल गया, अब कितने बचे, 7 महीने। क्या 7 महीने 6 महीने से ज़्यादा है? तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो पीरियड कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं ना, बोला अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करते समय फ्रैक्शंस में अगर आ रहा है और अगर वो 6 मंथ्स के ऊपर है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर। 6 मंथ से कम है तो इट विल बी इग्नोर्ड। मान लो डिपॉजिट होल्डर पैसा मांग रहा है 12 महीने बाद, तो वहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा 1 साल का। डिपॉजिट होल्डर पैसा मांग रहा है 27 मंथ्स के बाद, तो वहाँ पे इंटरेस्ट जाएगा 2 साल का। समझ में आ रहा है? डिपॉजिट होल्डर इंटरेस्ट मांग रहा है 30 मंथ्स का, 3 साल। ठीक है, कितने मंथ्स का, 30 महीने में अगर मांग रहा है तो 3 साल। डिपॉजिट होल्डर पैसा मांग रहा है 4 महीने के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऊपर तुमने क्या लिखा मालूम है, प्री मेच्योर रीपेमेंट के लिए कंपनी को बोला जा सकता है बट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 36 मंथ्स। डिपॉजिट होल्डर 20 महीने के बाद पैसा मांग रहा है, कितने साल का ब्याज जाएगा, 2 साल का। ओरिजिनल टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 24 मंथ्स। डिपॉजिट होल्डर 19 महीने के बाद पैसा मांग रहा है, 2 साल। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 12 मंथ्स। डिपॉजिट होल्डर 7 महीने के बाद पैसा मांग रहा है, पूरे साल का पैसा जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, एक पूरा साल और एक पूरे साल कंप्लीट होने के बाद अगर 6 महीने से कम है तो उसको इग्नोर कर दो, 6 महीने के ऊपर है तो उसको कंसिडर कर लो। सिंपल है। ठीक है, तो एक लाइन और लिखना, जो लिखा ना उसके नीचे एक नोट लिखो। लिखो, फॉर द अवर्ब पर्पस where the period of deposits had run for any part of a year. If the period of deposit had run for any part of a year, then if such part is less than 6 months, it shall be excluded, ब्रैकेट में लिख लेना ignored अगर 6 महीने से कम है, and if such part is 6 months or more,
then it shall be considered as full 1 year. ठीक है सर? ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ सकता है. यहाँ तो हम लोगों ने रीपेमेंट की बात करी बिफोर दी टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. अगर ऐसा कर रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम हो जाएगा. मान लो काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट्स को रिन्यू कर रही है इवन बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, 20 महीने ख़त्म होने को है, 10 महीने बचे पैसे देने के लिए और कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो कंपनी में रिक्वेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स कि अपन क्या करते हैं, टर्म्स को रिन्यू कर लेते हैं. तो डिपॉजिट होल्डर कौन से कंडीशन में मानेगा? जब आप उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, है ना. कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, डिपॉजिट को रिन्यू कर रही है. कब? बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. कंपनी डिपॉजिट को रिन्यू कर रही है बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स एंड कंपनी प्रॉमिस कर रही है टू पे एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रिन्यूअल के बाद जो टाइम पीरियड बचा, रिन्यूअल के बाद कितना बचा है, 10 मंथ्स. 10 मंथ्स को 1 साल कंसिडर करूँ या इग्नोर कर दूँ? 1 साल. तो यहाँ पे 1 साल के लिए कंपनी को हायर रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. पिछले कितना चला गया, 20 महीना, 2 साल का पेमेंट, 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा जो कंपनी ने पहले एग्री किया था, और 1 साल के रेट से ब्याज देना पड़ेगा जो कंपनी ने बाद में एग्री किया था. मेरी बात समझ में आ रही है? चलो फिर से रिपीट करूँ. कंपनी क्या कर रही है, रिन्यूअल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. कब? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर. तो बोला जिस दिन रिन्यू किया ना, जिस दिन रिन्यू किया वहाँ से अगर 6 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है तो पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे एट अ हायर रेट. जिस दिन रिन्यू किया वहाँ से पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये हो गया रिन्यूअल को लेकर के, सॉरी प्री मैच्योर पेमेंट को लेकर के. फिर एक छोटा सा सेक्शन और है, सेक्शन नंबर 75, डैमेजेस फॉर फ्रॉड. आई थिंक इट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, मॉड्यूल में नहीं है. एक बार बस रीड कर लो. 76A ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहाँ से बैकग्राउंड तुमको मालूम चल जाएगा इसका. एक बार पढ़ो. इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट्स और पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स रेफर टू इन सेक्शन 74. सेक्शन 74 में कौन सा था? आपने तो कटवा दिया. सेक्शन 74 में कौन से डिपॉजिट्स के रीपेमेंट की बात कर रहे थे? जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और मैंने वो कटवा दिया, तो इसको भी हटा दूँ? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है. बोले नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. तो पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे? पढ़ना वो है जो मैंने पढ़ाया. क्या क्या पढ़ाया मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 31 का डेफिनेशन, सेक्शन 73, सेक्शन 76, सेक्शन 76A एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 के सारे रूल्स. ठीक है. और उसके बाद ना कुछ ये छोटे टुच्चे पुच्चे MCQs हैं वो कर लेना. ठीक है. यहाँ पे फॉर्म नंबर्स याद रखना, DPT 1, DPT 2 एज वेल एज DPT 3. ठीक है. तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो जाता है ओवर. ठीक है. पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से. ठीक. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास.